नमस्कार साथियों, आज का प्रश्न है कि भारत सरकार की वर्तमान मौद्रिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। प्रश्न एक बार पुनः, भारत सरकार की वर्तमान मौद्रिक नीति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। सबसे पहली बात हमें यह जान लेना आवश्यक है कि मौद्रिक नीति के कुछ ऐसे उद्देश्य हैं जो एक दूसरे के पूरक ना होकर परस्पर विरोधी हैं। यदि एक लक्ष्य की पूर्ति सरकार करती है तो दूसरा लक्ष्य छूट जाता है। ठीक, तो हम पहले उन उद्देश्यों को देख लेते हैं। पहला है पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास। पहला है पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का विचार है कि पूर्ण रोजगार और आर्थिक विकास में कोई टकराव नहीं है, किंतु कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि जैसे जैसे आर्थिक विकास की दर बढ़ती है, बेरोजगारी की दर में भी वृद्धि होती जाती है ना। आर्थिक विकास के फलस्वरूप संसाधनों का पुनः आवंटन होता है और श्रम की मात्रा और गुणात्मक स्तर में परिवर्तन होता है, क्योंकि श्रमिक प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित नहीं होते, है ना। जब हर श्रमिक जो है हर क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित नहीं होगा, उसको ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, उसको सिखाया नहीं गया होगा, उससे क्या होगा, जब वो दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसको कार्य नहीं मिल पाएगा। इससे बेरोजगारी की स्थिति फैल जाएगी और तब क्या होगा, और जब तकनीकी परिवर्तन के साथ आर्थिक विकास होता है तो श्रमिक प्रतिस्थापित कर दिए जाते हैं, क्योंकि जब उनको ट्रेनिंग दी ही नहीं गई, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा तो उनकी जगह पर मशीनों को रखा जाएगा, है ना। जो मशीन जो है यानी तकनीकी परिवर्तन होगा, इससे क्या होगा, आर्थिक विकास तो होगा लेकिन श्रमिक प्रतिस्थापित कर दिए जाएंगे। एक तरफ लोगों का आर्थिक विकास तो हो रहा है लेकिन दूसरी तरफ उनको बेरोजगारी भी हो रही, क्योंकि उनको कार्य से बाहर निकाल कर मशीनों से कार्य करवाया जा रहा है, इसलिए। ठीक, दूसरा आर्थिक विकास और कीमत स्थिरता। इन दोनों उद्देश्यों में भी विरोधाभास है। अर्थव्यवस्था की विकास प्रक्रिया में जैसे ही विनियोग यानी निवेश में वृद्धि होती है तो आय में भी वृद्धि होती है, और जब अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त होती है तो कीमतों में वृद्धि होने लगती है। ठीक, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तीसरे उद्देश्य की, पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता। यदि हम कीमतों की स्थिरता पर जोर देते हैं तो बेरोजगारी विद्यमान रहेगी, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजदूरी मिलेगी, कब, जब ज़्यादा से ज़्यादा कीमत होगी, है ना। जब साधन बेरोजगार रहते हैं तो कीमतों में स्थिरता बनी रहती है, और जैसे ही पूर्ण रोजगार का बिंदु प्राप्त होता है तो कीमतों में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। क्यों, एक निश्चित दर के बाद क्या होता है, जब तक जैसे मांग कांस्टेंट चल रही है कोई बात नहीं, जैसे जैसे धीरे धीरे मांग बढ़ेगी, है ना, तो बाज़ार में जो है चीज़ें कम होने लगेंगी तो उनकी मांग ज़्यादा बढ़ने लगेगी, फिर पूर्ति होगी तो फिर कीमत गिर जाएगी, है ना। पूर्ति जब ज़्यादा होगी तो मांग कम हो जाएगी, कीमत गिर जाएगी, है ना। इस प्रकार क्या होगा, पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता दोनों जो हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। फिर चौथा, पूर्ण रोजगार एवं विनिमय स्थिरता। इन दोनों में भी मतभेद तथा टकराव रहता है, क्योंकि पूर्ण रोजगार का संबंध भुगतान शेष में घाटे की स्थिति से होता है। यदि सरकार के सामने भुगतान शेष में घाटे की स्थिति है और इसे हल करने के लिए आयातों में छूट दी जाती है तो इससे देश में जो है बेरोजगारी बढ़ जाती है ना। यदि सरकार देश में बेरोजगारी की मात्रा को बढ़ाने के लिए कुल व्यय में वृद्धि करती है तो इससे आयात बढ़ेंगे तो क्या होगा, भुगतान शेष में घाटे की स्थिति आ जाएगी, है ना। अब हम मौद्रिक नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं, तो उस पर एक नज़र डालते हैं। भारतीय मौद्रिक नीति जिसका संचालन आरबीआई द्वारा होता है, उसका मुख्य उद्देश्य विकास के साथ स्थिरता लाना है। इसे नियंत्रित मुद्रा नीति या शाख प्रसार नीति भी कहा जाता है। ठीक, इस नीति के अंतर्गत रिजर्व बैंक मात्रात्मक एवं गुणात्मक विधियां अपनाकर शाख की मात्रा तथा पर्याप्तता और लागत को प्रभावित करती हैं। ठीक, यह सुस्ती के मौसम में सुलभ शाख या सस्ती के मौसम में क्या होता है, मुद्रा नीति अपनाता है, और स्फीति को रोकने के लिए शाख निचोड़ या महंगी मुद्रा नीति अपनाता है ना। इन सब के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने में सफल नहीं हुआ है। इसके मुख्य कारण हैं, पहला है ऊंची CRR तथा SLR का होना, है ना। इसके बारे में हम आगे आने वाले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दूसरा है दोषपूर्ण ब्याज दर नीति। तीसरा है समानार्थक अर्थव्यवस्था का होना। चौथा है सरकारी नीतियाँ। पांचवा है बैंक के अन्य स्रोत। छठा है अधिक सरकारी उधार तथा बजट घाटा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।